रहेगा 400 स्क्वायर फीट का जो लो कॉस्ट हाउसिंग होगा, उसमें हम लोग 5 साल के लिए 0% इंटरेस्ट देंगे, फिर आगे आने वाले 5 साल के लिए 3% देंगे, उसके बाद उसको 5% करेंगे और गरीब से गरीब व्यक्ति 800, 1000 रुपए, 1200 रुपए महीना देगा। और इसमें 30% लोग अगर इसमें कवर हो जाएंगे तो हाउसिंग इंडस्ट्री 30 गुना बढ़ेगी। तो कितने इंजीनियर्स को काम मिलेगा, कितना सीमेंट बेचा जाएगा, कितना स्टील बेचा जाएगा, कितने कारागिर को काम मिलेगा, कितना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। जब मैंने 8000 करोड़ के काम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से किए थे तो आईआईटी ने रिपोर्ट दिया था कि जब 1000 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। अगर ये इतना बड़ा हाउसिंग इंडस्ट्री अगर चेंज हो गई तो कितना टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को। आप जो बोल रहे हैं मैं सस्ते में बैच दे रहा हूं, उधर सीमेंट पे सेल टैक्स मिलेगा, एक्साइज मिलेगा, स्टील पर मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। बहनों और भाइयों, सब कुछ हो सकता है। और इसलिए मैं और अच्छी बात हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से बात, ये जो सुमित्रा जी जो साड़ी पहनी हुई है ये मेरे प्रोजेक्ट पे तैयार हुई साड़ी है, ये कोसे की है। आप तो पहनकर तो अच्छी, ये बुनकर है, गांव में रहता है, देहात में 1500 पॉपुलेशन का गांव है, वहां लोग तैयार करते हैं। ये साड़ी मैंने हेमा मालिनी जी को भी दी थी, प्रीति झिंटा को दी थी और सुष्मिता सेन को दी थी। तीनों ने मुझे कहा बहुत अच्छी साड़ी है। सुषमा जी को भी दी। जो मुझे कभी महिलाएं मिलती है कोई कार्य आपकी बाकी है, हाँ डी है। जब मल्लय जी आए थे जैन जी तो मैंने साड़ी करके दी और उसमें सूट का कपड़ा निकला तो इनकी साड़ी नहीं। इस देश का परसों मुझे करीमनगर में सुमित्रा जी मुझे बुनकरों ने एक साड़ी भेंट दी और माचिस का जो डब्बा है उसमें बंद करके साड़ी प्रेजेंट दी, इससे छोटा डब्बा। इस देश का बुनकर अच्छा कपड़ा बुनता है। हाँ, एक बात जरूर है कि समय के अनुसार फैशन डिजाइनिंग के बारे में सोचना होगा। ओल्ड इज गोल्ड, ये बात सच नहीं है। जो गोल्ड है वो ले लो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। समय बदल रहा है और गली गली में रहने वाली जो हमारी श्रीदेवी और हेमा मालिनी है उनकी भी चॉइसेस बदले हुए हैं, तो उनके अनुसार डिजाइन करना होगा। मैं मनीष मल्होत्रा करके एक फैशन डिजाइनर, उसको मैंने कहा कि हमारे बुनकरों ने तैयार की हुई साड़ी पर तुम डिजाइन करके बताओ। हमारे देश का वेवर बुनकर अच्छा कपड़ा बुन सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना मेटल क्राफ्ट अच्छा है, बांबू में कितना अच्छा काम हो सकता है, फर्नीचर बन सकता है। बांबू ये कंस्ट्रक्शन में मकान बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। चाइना में बांबू के ऊपर 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हमारी कलाओं को हमको जिंदा रखना होगा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश ने जितने कोल ब्लॉक ऑक्शन किए हैं उससे मध्य प्रदेश सरकार को साल के 1200-1400 करोड़ रुपए फायदा मिलने वाला है। तो यही अगर देश में ऑक्शन अगर ठीक से होते तो करोड़ों का फायदा देश को मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेस्ट में हिरडा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आज वर्ल्ड में मांग बढ़ रही है, मध्य प्रदेश की सरकार यह करती है, रोजगार निर्माण होगा। आज देश में बेरोजगारों को रोजगार निर्माण करना यह गरीबी हटाओ के लिए सबसे आवश्यक प्रोग्राम है। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। हम हमारा मोड बदलना चाहते हैं। पार्टी ऑफ अपोजिशन इस मोड से पार्टी ऑफ गुड गवर्नेंस इसमें जाना चाहते हैं। हम देश के भविष्य को बनाना चाहते हैं। आखिरी में बहुत सी बातें हैं, 5 बातें जो हमने रखी है उसको रखकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। राष्ट्रवाद हमारा इंस्पायरेशन है, मोटिवेशन है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, दिस इज द इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन फॉर द बीजेपी। राष्ट्र की सुरक्षा, इंटरनल एक्सटर्नल उसमें आई है। सर्वांगीण प्रगति और विकास और सुरक्षा राष्ट्र की, यह राष्ट्रवाद के विचार में आती है। गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, बट गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का उपयोग करेंगे। अगर ई गवर्नेंस का उपयोग किया तो 70%, 80% भ्रष्टाचारी गायब हो सकता है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर ई गवर्नेंस का उपयोग होगा तो। तीसरी बात,
अंत्योदय। समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस समाज के आखिरी व्यक्ति को आप भगवान के रूप में मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहो। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ऐसी अंत्योदय की व्याख्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की है। मैं मानता हूं कि राजनीति ये सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रभावी उपकरण है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म और ये नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। और इसलिए अंत्योदय का विचार आखिरी व्यक्ति का विचार। और चौथी बात, सोशल हार्मनी। कौन कम्युनल है, कौन जातिवादी, क्या चर्चा होती है। वो डायरेक्ट वो एफडीआई इन रिटेल जैसा आसाम में मैं गया था, एफडीआई इन पॉपुलर वोट बैंक, बांग्लादेश से आओ, देश में आओ, जमीन खरीदी करो, नागरिक बनो, केवल एक ही कंडीशन है, कांग्रेस को वोट देते रहो। डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कांग्रेस वोट बैंक। 11 जिले बहुसंख्य बांग्लादेश की ताकत हो गई, 29 में से 11। और ये कौन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्म साहब जो है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा है कि आसाम के 29 में से 11 जिले आज विदेशी नागरिकों से बड़े हैं। आसाम का प्रश्न ये दो संप्रदाय में सांप्रदायिक प्रश्न नहीं है। ये जो प्रश्न है इंडियन नेशनल वर्सेस फॉरेन नेशनल्स, इसके बीच में है। और इसलिए हम सोशल हार्मनी चाहते हैं। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, इसके आधार पर किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेट करने वाली विचारधारा हमको मान्य नहीं है। सब समाज के साथ, सब धर्म के साथ समान न्याय होगा और सबको समान विकास का मौका मिलेगा। यही सोशल हार्मनी का हमारा थिंकिंग है। स्वर्गीय बाला साहेब देवरस जी ने पुणे में वसंत व्याख्यानमाला में कहा था कि जातीयवाद और अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं है तो दूसरी कोई चीज बुरी नहीं हो सकती। हम समाज से जातीयवाद को, अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। और जात, पंथ, धर्म, भाषा, इसके ऊपर किसी को डिस्क्रिमिनेट न करते हुए सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस को हमारी कमिटमेंट मानकर हम सोशल हार्मनी को मेंटेन करना चाहते हैं। और पांचवी बात जो है, जो भारतीय विचार है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। आज पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ एक प्रेरणा के रूप में देख रही है। हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, जिसका उल्लेख प्रभात जी ने अपने भाषण में किया था, उस विचारधारा के आधार पर शैक्षणिक मूल्याधिष्ठित शिक्षण और सामाजिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, इन दोनों पर आधारित हम भविष्य का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। पर उसके साथ विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके, विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम 21वीं सदी का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। विवेकानंद जी कहकर गए थे कि आने वाली शताब्दी ये हिंदुस्तान की होगी, ये कह चुके हैं। मैं थोड़ा बहुत इतिहास जानता हूं। 18वीं सदी जब आई थी तो मुगल सल्तनत का बोलबाला था। 19वीं सदी जब आई थी तो अमेरिका एक सुपर पावर करके, यानी तब सब तरफ यूनियन जैक लहराने लगा और इंग्लैंड का सब तरफ साम्राज्य आया। जब 20वीं सदी आई तो अमेरिका एक सुपर पावर करके दुनिया के सामने आई। पर बहनों और भाइयों, मैं विश्वास के साथ विवेकानंद जी ने जो भविष्यवाणी की, उस विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी ये हिंदुस्तान की है, भारत की है और हमारी सबकी है। 21st सेंचुरी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है, विज्ञान और तंत्र विज्ञान की है। हम मूल्याधिष्ठित सामाजिक विचार, शैक्षणिक विचार को लेकर भी आगे जाएंगे, विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग भी करेंगे और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्त है और दुनिया की नंबर 1 की ताकत ये देश बने। इसी बात को लेकर हमने हमारे विजन डॉक्यूमेंट बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। आप जैसे विद्वान लोगों में से उसमें कुछ सुझाव आएंगे अलग अलग क्षेत्रों के, तो जरूर इसका विचार हम उसमें करेंगे। और निश्चित रूप से उसके लिए नेतृत्व की विश्वसनीयता, विकास की दृष्टि, निर्णय करने की क्षमता और समाज, देश और गरीब के साथ कटिबद्धता
ऐसा नेतृत्व भी निर्माण करने के लिए प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उपयोग करके हम पॉजिटिव और सही नेतृत्व निर्माण करके हम देश के तकदीर को और भविष्य को बदलना चाहते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, यही सपना है। आप सबके सहयोग से इसको पूरा करने की कोशिश हमारी पार्टी जरूर करेगी। इसमें सब बातें नहीं आई है, बहुत सी बातें जो है आप भी सोचकर हमको जरूर बताइए, उसका हम गंभीरता से विचार करेंगे। मुझे अवसर दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। देना पसंद करेंगे। तरुण मंच के कार्यकर्ता प्रश्न यहाँ पर नीचे इकट्ठे कर लें, एक स्वयंसेवक लाकर यहाँ पर दे दे। अजीत सिंह नारंग का आप बाद में करिए प्लीज, आप बैठ जाइए जगह पर, बाद में करिए प्लीज, 1-2 मिनट। ये होने के बाद मैं जाते समय आपके सबके हार स्वीकार करूंगा। इन्होंने कहा है कि विकास के हेतु सकारात्मक सोच, ठीक है, पर भाजपा के सरकार क्या कर रहे हैं? आज देश का मुश्किल से ग्रोथ रेट जीडीपी 5% के आसपास है, और इसका सबसे बड़ा अगर कारण है तो गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे एनडीए और बीजेपी की सरकार है, इनका अच्छा परफॉर्मेंस और आर्थिक सुशासन और विकास, यही आज जो स्थिति में 5% भी दिख रहा है, उसका कारण हमारी सरकार ने किया हुआ अच्छा काम है। और आप यूपीए की सरकारें और एनडीए की सरकारें, इसका अगर की तुलना करोगे तो आप में मुझे लगता है कि इसमें बात ध्यान में आ जाएगी। देखिए, पॉलिटिशियन के बारे में बहुत सवाल पूछे, मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। देखिए, मैं अभी प्रभात जी से कह रहा था कि नेतृत्व का भी विकास करना चाहिए। इस बार हमने 30,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया है। जो प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बात कही, अब दिल्ली में हमको 2 एकड़ जगह मिली है और हम 50 करोड़ की एक बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीजेपी की तैयार कर रहे हैं। और अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड जजेस है, और एडवोकेट्स है, डॉक्टर्स है, प्रोफेसर्स है, इनकी सबकी मदद लेकर देश के हित के लिए कौन सी नीतियां बनानी चाहिए, इसका चिंतन करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। एफडीआई के बारे में तो मैं पब्लिकली हम कह चुके हैं और अभी भी मैंने कहा था और भूमिका स्पष्ट है। बीजेपी इज ए पार्टी विथ डिफरेंस, आर्थिक रूप से समृद्धि का बना लिया है। तो ये मैंने जो बातें कही वो एकात्म मानवतावाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आर्थिक चिंतन है और वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी उन्होंने 1967 में दिया हुआ स्पीच है, उसी के आधार पर मैंने बात की हुई है। देखिए, मैं मैकेनिज्म के बारे में बात की, इन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस वगैरह के बारे में। देखिए, बहुत सी बातें हो सकती है, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इसका उपयोग करना चाहिए। अभी दुनिया बदल रही है और दुनिया में जो जो चेंजेस हो रहे, मैं बीजेपी में आने के बाद मैं आग्रह करता हूं कि बहुत लोगों को मैं चाइना लेके गया, मैं बहुत लोगों को चाइना में जाकर हमने अध्ययन किया, हमारे संगठन मंत्रियों को भी लेकर गया था कि दुनिया में क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन सी नीतियां अपनाई जा रही है, ये हमने अध्ययन करना चाहिए। और जिसमें जो जो अच्छा है उसको स्वीकारना चाहिए, और अच्छा अगर होगा तो उसको स्वीकारेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम अच्छा काम कर सकते हैं। अब सारे शहरों की गंदगी क्यों है? अभी है प्रॉब्लम तो है, उसके लिए अभी मैंने सुना कि इंदौर में भी कोई प्रोजेक्ट डाला है, मुझे बता रहे थे हमारे मेयर साहब मोघे जी। धीरे धीरे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट्स ए पॉपुलेशन। और बाद में ये कहते थे कि जितने व्यक्ति है उतने सवाल है। मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं और मैंने इतना तय किया कि मैं देश के लिए सवाल नहीं रहूंगा। और दूसरी एक फिलॉसफी को और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा गॉड एंड गवर्नमेंट दो पर बहुत विश्वास रहता है कि एक तो भगवान करेगा, नहीं तो सरकार करेगी। मैं एक बार मुंबई में 8 साल पहले एक भाषण सुनने के लिए गया था और उसमें डॉक्टर वामनराव पै करके एक बहुत बड़े संत थे, उनका भाषण था और वो मराठी में कहते थे, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। मैं आपको सुझाव दूंगा कि अच्छी सरकार चाहिए, भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए,
पर तीसरी बात मैं आपको कहूंगा कि भगवान और सरकार ये दोनों तो है ही, पर आप बैठे हुए लोग, यू कैन मेक मिरेकल्स, you can change your own socio-economic scenario and you can change the scenario of not your city, but you are capable to change the socio-economic scenario of the state and the country. आप बदल सकते हैं। तो सरकार क्या कर रही है, कारपोरेशन क्या कर रही है, गडकरी ने क्या किया, प्रभात झा ने क्या किया, ये तो आम चर्चा होती रहती है। जो करना है करो, अच्छा करे, इसके लिए कोशिश करो, पर हम क्या कर रहे हैं? वो जो प्रतिमाएं खड़ी होती है ना, तो वैसे उंगली रहती है, तो परिवर्तन सब दूसरे के तरफ देखते हैं, अपने तरफ नहीं देखते। मुझे लगता है कि हमने अपने हिसाब से अगर इसका परिवर्तन किया तो हर सवाल का जवाब है, और वो जवाब होगा तो सवालों की संख्या कम होगी। ये स्किल्ड डेवलपमेंट का काम है। इंदौर में सुमित्रा जी, जैसे अभी बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी ये आवश्यक है, पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन towards professional education and technical education is the need of the country. हमारे झोपड़पट्टी में पढ़ने वाला हर लड़का और लड़की कंप्यूटर सीखना चाहिए, बिकॉज आईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ हम एक और कोशिश करें कि हमारे देश के अगर मैं अभी कनाडा गया था, मैं बहुत दूर दूर गया, हर जगह पर मुझे इंडियन को ये मिले, कुक मिले, वेटर्स मिले। वर्ल्ड में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं हमारे यहाँ हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं, लड़के लड़कियां, इनको मैंने अरबी और इंग्लिश सिखाने के क्लासेस शुरू किए। तो 200-250 लड़के लड़कियों को दुबई में और विशेष रूप से शारजा में 1-1 लाख रुपए की नौकरियां मिल गई, क्योंकि जो अरबी अच्छा बोलता है और जो अंग्रेजी अच्छी आती है उसको बहुत पोटेंशियल है। हॉस्पिटलिटी का क्षेत्र है, होटल मैनेजमेंट का है, बिजनेस मैनेजमेंट का है, हजारों कोर्सेस निकले हैं। व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, इस पर जोर देने की आवश्यकता है। और गांवों में अगर ये डेवलप होगा तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत बड़ा होगा। बहुत सी बातें हैं जो आपने लिखी है, मैं कागज साथ में लेके जा रहा हूं, और निश्चित रूप से कुछ होगा तो ईमेल करके भी प्रभात जी को भेजे, या हमारे यहाँ सुधेंदु कुलकर्णी करके अटल जी के साथ जो काम करते थे, उनको इस काम की जिम्मेदारी दी है। उनका ईमेल नंबर आपको यहाँ के बीजेपी कार्यालय से मिलेगा, तो आप जरूर उनको सुझाइए। आपके सुझाव का हम जरूर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आभार प्रदर्शन के लिए उप संयोजक माननीय डीके जैन जी। है आप पर देश के नेतृत्व का भार, मिला आपको जन जन का प्यार, मिला आपको जन जन का प्यार, करते आप जनता के सपने साकार, करते आप जनता के सपने साकार। मैं किन शब्दों में मानूं आपका आभार, मैं किन शब्दों में मानूं आपका आभार। मेरे पास ऐसे वाकई में शब्द नहीं है। मैं हृदय से आभारी हूं हमारे आज के इस प्रोग्राम की जान एवं शान हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्य वक्ता माननीय श्री गडकरी जी साहब के। हम हृदय से आभारी हैं हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभात जी झा साहब के, जिनके अथक प्रयास से हमें आज यह कार्यक्रम सफल कर पाए। हम विशेष रूप से आभारी हैं हमारी सांसद श्रीमती सुमित्रा जी महाजन के, जिनकी प्रेरणा एवं मार्ग निर्देशन से हम इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक संपन्न नागरिकों के हम बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृपया मंच पर